हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल हैं आपके? ऑल वेल। चलिए जी। तो हमारे इस युद्ध स्तर ग्रुप का आज तीसरा लेक्चर ग्रेड 12 केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और जिसने अब तक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज नहीं करा है तो वो फटाफट से प्रीवियस दो वीडियोस को देखो और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज कर लो। वन शॉट वीडियोस हैं दोनों। फटाफट से रिवीजन आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने कवर करी हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक और आपकी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। देखिए बेटा, जब कभी भी आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, या यूं कह लीजिए कि आप कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप उसके तीन एस्पेक्ट जरूर देखते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है जब आप उसकी एनर्जी के बारे में बात करें, यानी कि वन एस्पेक्ट विच डिफाइंस द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। कैसे डिफाइन करते हैं? 11th क्लास में एक टर्म पढ़ा था ना, डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी आपने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स के अंदर। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का दैट डील्स विद द एनर्जीज ऑफ द रिएक्शंस। सो बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं डेल्टा जी की, तो आप थर्मोडायनामिक्स के साथ डील कर रहे हैं, और वो थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बता रहा है? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? दूसरा एस्पेक्ट होता है बेटा एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये जो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। आप कैसे पता कर सकते हैं? जब आप केमिकल इक्विलिब्रिया को स्टडी करेंगे तो ही आप एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन पता कर सकते हैं कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसका एक्सटेंट क्या है, कितना परसेंट वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है। कितना परसेंट आपका कंप्लीशन है रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर। चलिए, सो बेसिकली दो एस्पेक्ट आपने पढ़े, और दोनों ही एस्पेक्ट आपने ग्रेड 11 में पढ़े हैं। आज अगर हम बात करें कि आप अपनी रिएक्शन का स्पीड चेक करना चाहते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन एक ऐसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के तीन एस्पेक्ट चेक कर रहे हैं। पहला एस्पेक्ट आपने चेक किया फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो कि एनर्जीज ऑफ रिएक्शन से डिफाइन किया जाता है। एंड व्हेन वी डील विद द एनर्जीज ऑफ द रिएक्शन, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। फिर आपने बात की कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आपने केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में जिक्र किया। और अब आप बात करना चाहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन की, तो आप किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं बच्चा? आप बातें कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और यही चीज आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पूरे चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में। चलिए सर, जब आप स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, मान के चलिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए।
दिस रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट ये हमें दे रहा है, ठीक है, ए जो है वो हमें कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है। सर अगर आप बात करें कि जब आपने शुरुआत की तो आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ए की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वॉज ए नॉट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जल्दी से बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए नॉट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को। तो जब आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखी, लेट्स से इनिशियल मींस टाइम 0 व्हेन द रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, ठीक है, और किसी दूसरे टाइम पीरियड पर आप बात करें एट t इज इक्वल टू टी, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है सर, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझ आएगा। तो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड या टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, है ना। जैसे ऐसे समझ लो, एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, चलो ऐसे समझ लो कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था इनिशियली वो था 5 ग्राम, ठीक है, हमने शुरुआत करी रिएक्टेंट 5 ग्राम लेकर, ठीक। आफ्टर टाइम टी या लेट्स से आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, इट इज रिड्यूस्ड टू 3 ग्राम। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि शुरुआत 5 ग्राम से करी थी और अभी 3 ग्राम बाकी है, कंज्यूम नहीं हुआ। हमेशा ध्यान रखना, आप लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूम कितना हुआ होगा? 5 माइनस 3। ये कंज्यूम वाला अमाउंट नहीं है, ये लेफ्ट ओवर अमाउंट है। कितना बचा? कितने सेकंड्स के बाद? 10 सेकंड्स के बाद द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज फाउंड टू बी 3 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेकंड के अंदर 2 ग्राम अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर गया। यही बात है, ठीक। तो आप इसको रेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको रेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा भाई, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपकी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। यही फॉर्मूला है कि रेट इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो आप लिख रहे हैं कि रेट बराबर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना है बेटा? यहां देखो एग्जांपल में 3 ग्राम, सो 3 ग्राम माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा आपकी? 5 ग्राम, तो यहां मेंशन करेंगे 5 ग्राम। एंड टाइम कितना लिया? 5 से 3 होने में 10 सेकंड, तो डिवाइड बाय 10 सेकंड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों वाली मैथ है यार, तुम तो 12th में पढ़ रहे हो, है कि नहीं? जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा कि रेट इज इक्वल टू -2 ग्राम अपॉन 10 सेकेंड्स, यानी कि रेट कितना हुआ बेटा? रेट हुआ आपका माइनस का 0.2 ग्राम पर सेकेंड, 0.2 ग्राम पर सेकेंड। इतना एक सेकेंड में अमाउंट कंज्यूम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रेट, दिस इज कॉल्ड रेट। तो अब रेट का लिटरल मीनिंग समझ आया कि रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जितना टाइम लिया उसने कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस होने में,
आपने उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दी एंड दिस इज नोन एज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो यहीं पर इसी चीज को। रेट बेटा हम दो तरीके से आपको ने देखा यहां पर, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, जरा जल्दी से देखकर बताओ मुझे, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। चलो अब आगे चलो, हम कहते हैं कि जो रेट है, रेट वो दो तरीके से हम साइन मेंशन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी स्पीशीज के लिए रेट नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और क्यों है? बिकॉज रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? कंज्यूम्ड होते हैं, सो दैट आफ्टर टाइम टी दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? कंज्यूम हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फॉर्म हो रहे होंगे। तो जो प्रोडक्ट का रेट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसलिए रेट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ आती है सबको? चलिए बेटा, इसी के साथ अब थोड़ा सा हम दिमाग आगे लगाएंगे। देखो, केमिस्ट्री ना यार बच्चों वाली चीज तो है नहीं, है ना, कि मजाक मजाक में हमें समझ आ जाए, वो तो हो नहीं सकता। अब पूरे साल नहीं पढ़ा तो फाइनल में तो वह पढ़ना बनता है भाई। 70 में से 23 मार्क्स चाहिए ना पास होने के लिए, तो पास तो होना ही है सबसे पहले। पास नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों अपना कंपार्टमेंट का पेपर लाना है फालतू में? अब एक काम करो, जो रेट है उसको हम दो पार्ट में पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, तभी मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। तो रेट जो है वो दो पार्ट से हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं एवरेज रेट, और दूसरा पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए बेटा, मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यही बात की थी हमने अभी, है ना? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो चेंज है दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, है ना? या एक काम करते हैं, चलो तुम्हारा काम आसान करता हूं कि इसको एक रिएक्शन के लिए लेकर समझ लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। एक रिएक्शन है, ए से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट लिखा जाएगा डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। और इसी रेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार कि रेट इज इक्वल टू डी ऑफ ए बाय डी टी। अब थोड़ा तुम यार, सभी बच्चे तो मैथ्स वाले नहीं हैं, आई नो दैट, लेकिन जनरल टर्म्स हैं, ये तो पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो सीख लो फिर, सबसे आसान तरीका, है ना? जनरल टर्म्स है, पता होनी चाहिए। डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, लार्ज चेंज, ठीक। और डेल का मतलब, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। तो हमारे पास दो तरह के चेंज आ रहे हैं बेटा, एक आ रहा है लार्ज चेंज और एक आ रहा है स्मॉल चेंज। ठीक है सर, लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज। जब आप डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी यानी कि लार्ज चेंज की बात करते हैं, यू आर डीलिंग विद द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। करेक्ट करो अब चीजें, यू आर डीलिंग विद द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। और अगर आप किसी इंस्टेंट पर यानी कि किसी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं फॉर वेरी स्मॉल चेंज, यू आर डीलिंग विद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो यू आर डीलिंग विद
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना बेटा? समझ आ रही है बात? तो आई एम डीलिंग विद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैं स्मॉल टाइम चेंज के लिए बात कर रहा हूं, मैं बहुत स्मॉल चेंज के लिए बात कर रहा हूं। सो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो आपका रेट चेंज है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। और जो अगर आप पूरे रिएक्शन के लिए ओवरऑल डिफाइन करते हैं फॉर अ लार्जर चेंज, दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने अब तक यहां से एक भी सवाल नहीं पूछा कि इंस्टेंटेनियस रेट बता दीजिए या एवरेज रेट बता दीजिए। ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सीबीएसई ने यहां से सवाल नहीं पूछा। चलिए सर, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ही रहे हैं तो आपको क्यों ना डिफरेंशियल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन का सिखाया जाए कि आखिर डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखी जाती है। और यहां से सीबीएसई ने एक बार सवाल जरूर पूछा था। ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ, हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ आपका क्या कहता है? आप मैथ्स वाले बच्चे जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में ग्रेड 12 में। तो आप क्या लिखते हैं, मैं एक जनरल एक्सप्रेशन यहां पे समझा रहा हूं। A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B अगर रिएक्शन करके C मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस करते हैं, C मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पर साथ में D मोल्स ऑफ D भी बन रहे होंगे, है ना। A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अब एक काम करिए, आप इसको लिख सकते हैं कि रेट बराबर -1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, -1/A dA बाय dt इज इक्वल टू -1/B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt dB बाय dt इज इक्वल टू प्लस का 1/C dC बाय dt, dC बाय dt, और इज इक्वल टू प्लस का 1/D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। आप ध्यान से देखो बोर्ड पर मैंने क्या इक्वेशन लिखी है, -1/A dA बाय dt -1/B dB बाय dt प्लस 1/C dC बाय dt एंड प्लस का 1/D dB बाय dd बाय dt। सुनो, ये जो आगे रिएक्शंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं A B C D स्मॉल वैल्यूज में, ये क्या है? हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। लिख लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। और ये जो 1/A करके यहां पे लिखा है, ये भी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो 1 द वैल्यू ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने यहां पर दो जगह तो माइनस लिखा जो कि रिएक्टेंट की टर्म थी, और दो जगह मैंने क्या लिखा? प्लस का रेट लिखा जो कि प्रोडक्ट की टर्म है। और अभी अगर पीछे वाली स्लाइड पे मैं चला जाऊं तो मैंने यहां पे मेंशन किया है ना कि रेट अगर नेगेटिव लिखा जाए तो वो क्या है? रिएक्टेंट है। क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं यार, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बाय द टाइम डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय द टाइम इंक्रीज हो रही है, तो उसका आप रेट क्या लिखते हो? पॉजिटिव लिखते हो, है ना। अगर तुम याद करो, देखो मुझे याद आ रहा है, इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिखते थे। अगर यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन मान लें इस एक्सिस पर और यहां पर टाइम मान लें, तो आपको पता है ग्राफ कैसा आता था दोनों का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, एक ऐसे और एक ऐसे। दिस इज फॉर रिएक्टेंट, दिस इज फॉर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाय द टाइम डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे हैं।
उनका अमाउंट तो कम ही होगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बाय द टाइम इंक्रीज हो रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? उनका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसके लिए जो रेट है वो नेगेटिव लिखा जाता है। माइनस एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि रेट इज नेगेटिव, माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हें कि वो रिएक्टेंट है, उसका अमाउंट बाय द टाइम डिक्रीज हो रहा है, बस इतनी बात है। तो रेट का नेगेटिव होने का मतलब है कि वो रिएक्टेंट के लिए लिखा गया है, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट के लिए लिखा गया है। ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है। अदरवाइज यू नो वेरी वेल कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, और चेंज इन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट कर भी रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नेगेटिव आ रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो फाइनल का अमाउंट है ना बेटा, वो छोटा है और इनिशियल था बड़ा। ये देखो एग्जांपल लिया था ना, इनिशियल आपने 5 ग्राम लिया था, और जो लेफ्ट ओवर बची थी वो कितना बचा था, 3 ग्राम। तो रेट तो नेगेटिव आना ही था क्योंकि आपने 3 माइनस 5 किया है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। इतनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, इतने टाइम पीरियड में हुई, तो रेट तो नेगेटिव आना ही था, क्योंकि यहां तो माइनस आएगा ही, 3 माइनस 5 करोगे तो -2 आएगा, सबको पता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव लिखा गया है ना, तो उसका मतलब ही ये है कि वो रिएक्टेंट के लिए लिखा गया है। ग्राफ से आपको ये चीज क्लियर है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाय द टाइम डिक्रीज हो रही है, और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बाय द टाइम इंक्रीज हो रही है। ठीक, यहां पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे बेटा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मैं आपको एक एग्जांपल से लिख के दिखाता हूं। H2 प्लस I2 दोनों रिएक्शन करके आपस में 2HI फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2HI फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यहां ध्यान से जरा, इसी का रेट कैसे लिखा जा सकता है इन डिफरेंशियल फॉर्म। माइनस का 1/1, क्यों लिख रहा हूं 1, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल लिखते हैं, तो माइनस का 1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt इज इक्वल टू, आयोडीन के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 कंसीडर करेंगे, तो माइनस का 1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड डिवाइडेड बाय dt, और इज इक्वल टू, यहां क्या है, कॉफिशिएंट क्या है यहां पर, यहां कॉफिशिएंट है 2, तो आप लिखेंगे प्लस का 1/2 डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय dt। ये आपका डिफरेंशियल रेट लॉ हुआ फॉर दिस एक्सप्रेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और यहां से एक सवाल जरूर आता है पेपर में कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखकर बताइए, और वो रिएक्शन आपको खुद देंगे कि भाई ये रिएक्शन है, तुम इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखकर दिखाओ। अब जैसे मैं एक बड़ा फेमस आपकी एनसीईआरटी का ही है, आपके लिए एग्जांपल देता हूं, और एज यूजुअल जिसने सॉल्व किया, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन है ये, जिसने सॉल्व किया उसके घर एक चॉकलेट पार्सल कराई जाएगी, खाने वाली बेटा, गंदे बच्चों। तो दिस इज 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6H प्लस विल गिव यू 3Br2 प्लस 3H2O। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखकर दिखाना है आपको, और पेपर में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई ने पूछा है ऑलरेडी, सीबीएसई एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आया है। डिफरेंशियल रेट लॉ लिखकर दिखाइए, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखकर दिखाइए।
पूछा है इक्वेशन बताइए डिफरेंशियल रेट लॉ की क्या होगी। ठीक है, समझ आ रहा है यहां पर, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बात। चलिए सर, इतनी कहानी के साथ अब हम चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर भी चाहिए तुम्हें? अरे यार, ये तो खुद भी लिख सकते हैं। नहीं, नहीं लिख सकते? इजी तो है। इजी नहीं है? तो मुझे तो बहुत इजी लग रही है ये इक्वेशन। करना क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स गिवन है तुम्हारे सबके, बस 1 अपॉन करके लिख दो, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। हाँ, आसान है, आसान है। चलो, अगर नहीं कर पाओगे तो लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक कहता है रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, है ना। अब बहुत देर हो गई रेट रेट लिखते हुए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा कि रेट कांस्टेंट नाम की भी चीज होती है, और उसी रेट कांस्टेंट का आगे पूरे चैप्टर में खेल है। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। देखिए सर, मान लीजिए x मोल्स ऑफ A y मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत आसानी से मानते हुए चलिए और समझते रहिए चीजों को, मस्ती में पढ़ते रहिए। मस्ती जरूरी है भाई, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। x मोल्स ऑफ A प्लस y मोल्स ऑफ B क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। पूछो कैसे? कैसे? अरे भाई, 11th क्लास में एक टॉपिक नहीं था? क्या टॉपिक था? लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, बट बोलो जल्दी बोलो आगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी गुड, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज या एक्टिव मासेस ऑफ द स्पीशीज, या ऐसे कह लीजिए कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। भाई, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनको पावर में भेज दीजिए कॉन्सेंट्रेशन के, तो रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज एक्टिव मास, है ना। ए की पावर एक्स करके जो लिखा है ये ए का एक्टिव मास है, और जो बी की पावर एक्स करके लिखा है वो बी का एक्टिव मास है। तो जो रेट है वो एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया आपने, और जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो जाहिर सी बात है कि आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे। भाई, रेट को क्या मैं माइनस डी आर बाय डी टी करके लिख दूं? क्या मैं रेट को माइनस डी आर बाय डी टी करके लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इक्वल टू क्या बनेगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। ये होता है रेट एक्सप्रेशन। कभी भी आपसे पूछा जाए राइट द रेट लॉ, तो आप ऐसे लिखते हैं रेट लॉ को। आप रेट लॉ को क्या लिखते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये होता है हमारा रेट लॉ। क्या होता है बेटा? रेट लॉ। बहुत पूछा है सीबीएसई ने, इक्वेशन दे रहा हूं, रेट लॉ लिखकर दिखा दो, है ना। इक्वेशन दे रहा हूं, रेट लॉ लिखकर दिखा दो। सीबीएसई का पूछा गया सवाल है कि इक्वेशन दे रहा हूं भाई, रेट लॉ लिखकर बताओ जरा कि रेट लॉ क्या होगा। तो बहुत आसान है रेट लॉ लिखना हमें, ठीक। चलिए, यहीं से एक चीज जन्म लेती है। भाई, हमने
एक रिएक्शन लिखी थी, एक एक्स मोल्स ऑफ ए प्लस वाई मोल्स ऑफ बी, जो कि क्या दे रहे थे, जो दे रहे थे प्रोडक्ट। ठीक है सर। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। यहां तक बात समझ आती है ना भाई। रेट लॉ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जरूरी है रेट लॉ लिखना, बिना रेट लॉ के काम चलेगा नहीं। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो पावर्स लिखी हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये एक्स और वाई, इन पावर्स का सम कर दें तो एक वैल्यू मिलती है जिसे मैं n कहता हूं। x प्लस वाई क्या है, एक वैल्यू दे रहा है जिसका मतलब है n, एंड दिस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस चैप्टर के उस टॉपिक पर पहुंच गए हैं जिससे बचना बहुत ही नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी पूछे गए हैं लगातार 2 सालों में सवाल कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाइए, या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन समझाइए, या पता लगा किसी स्पेसिफिक ऑर्डर की डेरिवेशन करवा दी आपसे। तो आज हम डेरिवेशन के साथ भी डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आज का लेक्चर हमारा 2 पार्ट में हो, कि आज की क्लास हम डेरिवेशन तक ही रख पाए। तो x प्लस वाई आपको क्या दे रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रहा है, और इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किए जाते हैं। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, और फ्रैक्शंस भी पॉसिबल हैं। लेकिन फ्रैक्शंस ना बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट रिएक्शन देखते हो और कभी कभी आप कहते हो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से स्लोएस्ट स्टेप मेरा ये है और इस पे तो फ्रैक्शन में ऑर्डर आ रहा है, तो इट कैन बी पॉसिबल। 0 भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और पॉजिटिव भी होगा। और पॉजिटिव में ये कितनी वैल्यूज लेगा, पॉजिटिव में ये वैल्यू लेगा +1, +2 और +3। इसी +1 को आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, +2 को आप पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और +3 को आप पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर। और सीबीएसई कितना दयालु है यार, देखो तुमसे 0 ऑर्डर सिलेबस में दिया है, फर्स्ट ऑर्डर सिलेबस में दिया है, ना सेकेंड पढ़ना है ना थर्ड पढ़ना है, कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है। तो 0 पढ़ना है और फर्स्ट पढ़ना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, आप हमेशा एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हो, स्लोएस्ट स्टेप पे डिटरमाइन किया जाता है बेटा, स्लोएस्ट स्टेप पे। अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी स्टेप को आप आरडीएस पढ़ते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस का मतलब क्या होता है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, यहां तक बात समझ आती है। तो आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप आपका हमेशा आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हालांकि इसके बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहे होंगे। क्योंकि अभी लास्ट ईयर एक मुझे याद आ रहा है सवाल आया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, और ये एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है नीचे, वहां से सवाल उठाया था। ठीक है, तो इसका अभी डिस्कशन बाकी है,
कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है हमारा आरडीएस होता है, स्लोएस्ट स्टेप पे होता है। कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर ये जो मैंने रेट लॉ लिखा है, इसी रेट लॉ से मिलती जुलती कुछ बात और। हमने अभी रेट एक्सप्रेशन लिखी थी कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो रेट जो है वो लिखा गया के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया पिछले स्लाइड पर कि x प्लस वाई का जो सम है वो n होता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये जो k है, ये k क्या है हमारा, इसे पढ़ते हो आप रेट कांस्टेंट। क्या पढ़ते हो आप? रेट कांस्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं तो क्या k की वैल्यूज या k की यूनिट्स सेम होंगी या अलग अलग होंगी? अलग अलग हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ k के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आपको पता है तो ट्रस्ट मी, आप जो रेट लिखा है उसको देखकर बता सकते हो कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये आप खुद देखकर बता सकते हो, तो सिर्फ यूनिट्स देखकर। और बहुत बार एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं, एमसीक्यू में ये आने के चांसेस होते हैं कि के की यूनिट्स बताइए, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या पूछ लिया कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ के इज करेक्ट, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं ना, ये तो बनता ही है कि भाई करेक्ट कौन सा है, ये भी बनता ही है कि आपको के की यूनिट्स दे दी और पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, तो खाली यूनिट्स देखकर पता लग जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। उसके लिए काम करो, के का एक्सप्रेशन ऐसे लिख लो कि के बराबर यहीं से रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। मैं अब ए और बी करके नहीं लिख रहा, ए और बी का मतलब ही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और एक्स और वाई का जो सम है वो एन है, तो मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। अब ऐसे लिखो कि के बराबर रेट क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। भाई कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो तो कॉन्सेंट्रेशन ही तो मिलेगी। अरे बोलो यार, इस टॉपिक पे मुझे अपने क्लास 11th का फिजिक्स का लेक्चर याद आता है। एक बार टीचर ने लिखा L माइनस एल इज L, लिखा L माइनस एल बराबर L, और एक बार लिखा L प्लस एल बराबर L, और क्वेश्चन पूछा जस्टिफाई। और मैं टीचर से बहस कर रहा हूं कि नहीं भैया क्वेश्चन गलत है ये तुम्हारा, L माइनस एल तो 0 होना चाहिए और L प्लस एल 12 होना चाहिए। फिजिक्स का क्वेश्चन था ना, केमिस्ट्री का होता तो समझ जाते। और फिजिक्स का क्वेश्चन था कि L माइनस एल 0 होना चाहिए, L प्लस एल एल होना 12 होना चाहिए। अब हुआ क्या कि बाद में पता लगा ये तो भाई खतरनाक सा चैप्टर था कोई, यूनिट्स एंड डायमेंशन करके। तो टीचर आते बोलते ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। मैंने कहा ओके, वो तो हमने पढ़ा भी नहीं है। और तब से मुझे ये बात याद है कि लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही मिलेगी, और लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगी। 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर जोड़ा कितना बना, 7 क्या किलोमीटर, लेंथ है ना, डिस्टेंस है। और माइनस करते 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर घटा दिया, क्या बचा 3, 3 क्या किलोमीटर, डिस्टेंस है। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो तो क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिट क्या होगी, खाली कॉन्सेंट्रेशन या मोल पर लीटर। ठीक है, इसीलिए लिखा है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। चलिए, ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को यूज करके आप जिस मर्जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट पता कर सकते हो। चलो पता करके देखते हैं, एग्जांपल्स यहां देखते हैं फटाफट से। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना भाई,
जीरो ऑर्डर का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो। तो k क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 कॉन्सेंट्रेशन की पावर, पावर कितनी, पावर n, और n कितना है, जीरो। अरे समझदार हो, एक बात बताओ, अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन या किसी की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी बनी भाई, 1 बनी। तो ये टर्म कितना बचा खाली, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ऐसे लिख दूं, के बराबर मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अगर टाइम सेकंड्स में मेजर किया गया था तो के क्या लिखा जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अगर टाइम सेकंड्स में मेजर किया गया है तो क्या लिखा जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। और टाइम अगर किसी और क्वांटिटी में मेजर किया गया है, लेट्स से आर में मेजर किया गया है, तो के लिखा जाएगा मोल पर लीटर पर आर। इसीलिए मैंने यहां पे T-1 करके लिख दिया, है ना। अरे होशियार तुम हो तो होशियार तो हम भी हैं। टाइम इनवर्स करके लिख दो। अब टाइम जिस किसी यूनिट में मेंशन किया हो उस यूनिट के हिसाब से आप अपने के की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अब सिमिलरली मुझे फर्स्ट ऑर्डर का बताओ जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होना चाहिए। तुम तो बताओगे नहीं, मैं ही बता देता हूं। तो ऐसे कर लो, के बराबर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी, 1। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एन कितना होगा भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गई, बचा के इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, और के बराबर टाइम इनवर्स, है ना, 1 बाय टाइम या फिर टाइम इनवर्स। और सीधी बात, सेकंड्स में मेजर किया था तो यूनिट क्या हो जाएगी के की, सेकंड इनवर्स, सबसे मेजर यूनिट जो डिफाइन की गई है। और आर्ट्स में किया था तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू आर इनवर्स, है ना। ईयर्स में किया था तो कितना हो जाएगा भाई, के बराबर जो भी ईयर है उतना ईयर इनवर्स। तो आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम के हिसाब से जो भी आपको वैल्यू टाइम की दी गई है, जिस यूनिट में टाइम दिया गया है उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। आ रहा है मजा या नहीं आ रहा है बताओ। तो आपने के बारे में भी सीख लिया। अब तुम्हें एक और टास्क दे रहा हूं, एक और चॉकलेट के लिए, खाने वाली चॉकलेट के लिए। क्या टास्क है, टास्क है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें एन की वैल्यू 2 है, के यूनिट्स बताओ क्या होंगे, के यूनिट्स बताओ क्या होंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें एन की वैल्यू को 2 रखा जाएगा, मुझे के यूनिट्स बताओ क्या होंगे। ठीक है, चलो जब तक तुम ये बताओगे तब तक हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, तो एक टॉपिक डालेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहला जो हम इसमें ऑर्डर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए, जीरो ऑर्डर क्या होता है, जब एन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अब देखो जरा इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे लाई जाती है। एक काम करो, एक रिएक्टेंट ले लो ए, इसको कन्वर्ट कर लो प्रोडक्ट में। एक रिएक्टेंट ले लो ए, उसको कन्वर्ट कर लो किस में, प्रोडक्ट में। ठीक है, और इसी के लिए
माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, ऐसे करके रेट लॉ लिख दो। लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे नन्हे मुन्ने बच्चों, जहां पर ए की पावर 0 है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो माइनस डी ए बाय डी टी किसके बराबर बना? खाली के बराबर। इस डी टी को जरा इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, तो तुम कहोगे कि माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब एक और काम कर लो यार, इतना कर दिया है तो इस माइनस को भी इधर पहुंचा दो। डिफरेंशियल के साथ माइनस अच्छा सा नहीं लग रहा, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी करके लिख दिया, है ना। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। किसको? डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी जो निकाल के लाए हो ना, ये वाली इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो। लिखो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं ना। अरे मेरे मैथ्स वाले लाडलो जरा बताओ, इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं हमारे? वैसे तो बहुत तरह के होते हैं यार, लेकिन डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहा हूं। तो बताओ कौन से इंटीग्रल से करना पसंद करोगे, डेफिनेट की इनडेफिनेट? दोनों से करा दूं? चलो दोनों से करा देता हूं, तुम भी खुश। देखो भाई, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लिखा, डी ए इज इक्वल टू माइनस के, बाहर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन डी टी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने लिमिट्स पुट नहीं करी हैं अभी। अगर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दूंगा तो यही मेरा डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, जो कि मुझे बनाना ही नहीं है। मुझे क्या करना है? मैं अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो जरा एक बात बताओ, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू माइनस के, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। और जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो एक वैल्यू, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आई करके वैल्यू आई, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को जरा डिफाइन किया जाए। हमें तो नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, कर लेते हैं। कहते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या थी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ना। अरे टाइम 0 का क्या मतलब है? अभी लेक्चर शुरू होते ही सबसे पहले यही बताया था। टाइम 0 का क्या मतलब है? जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। तो ए कितना है? ए नॉट है। ए कितना है? ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पुट करो जरा ये वैल्यूज यहां पर, तो बनेगा कि ए नॉट बराबर माइनस के, टी की वैल्यू कितनी? 0, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का आई। अब जरा मुझे एक बात यहां देखकर बताओ जल्दी से, माइनस के इंटू 0 क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो आई किसके बराबर बचा? आई बचा किसके बराबर? ए नॉट के बराबर। किसके बराबर? ए नॉट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब यार एक बात बताओ, इतनी मेहनत इस आई को निकालने में तुमने कर दी है ना, इतनी मेहनत कर दी इस आई की वैल्यू निकालने में, ए नॉट को निकालने में, वापस जाके पुट कर दूं इसी इक्वेशन में, तो बनेगा ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। लिख लेते हैं, क्या बनेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय टी प्लस का ए नॉट। चलिए अब एक काम करिए, इस ए नॉट को इधर ले जाइए, तो बनेगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ऐसे कर लो, या फिर माइनस को इधर ले जाओगे और k इज इक्वल टू करके लिखोगे तो लिख पाओगे ए नॉट माइनस ए बाय टी। k की वैल्यू आ गई आपके जीरो ऑर्डर के लिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपको निकालनी थी यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। अब सुनो जरा, यहीं पर हमने करा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। मैंने लिमिट तो नहीं लगाई ना कहीं पर भी? लिमिट लगा दूं? चलो ऐसे भी कर लो, यहां लिखो ऑल्टरनेटिवली। ऐसे भी तो किया जा सकता था। ये जितना माथा पच्ची हम लोगों ने आई की वैल्यू को निकालने में की थी,
पिछली वाली स्लाइड पर, यहां पर ये किया था ना कि टाइम इक्वल टू 0 पे हमने ए को ए नॉट माना, फिर हमने आई इज इक्वल टू ए नॉट करके निकाला। अरे डायरेक्ट कर दो यार, कैसे? ये इक्वेशन याद रखो, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और उठाकर यहां ले आओ, उठाकर ले आओ यहां पर। तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब सुनो, लिमिट्स लगाओ। लोअर लिमिट या इनिशियल लिमिट आपकी कितनी होगी यहां पर? इनिशियल लिमिट आपकी होगी ए नॉट, और फाइनल लिमिट यहां कितनी होगी? ए। यहां इनिशियल टाइम कितना होगा? 0, और फाइनल टाइम कितना होगा? टी। ठीक है, इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन तो ए ही होगा। अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज ए नॉट। अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज ए नॉट, और इज इक्वल टू माइनस के, यहां रखो टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। ठीक, जब आप वैल्यूज पुट करते हैं यानी कि लिमिट्स पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते टाइम क्या करते हैं आप लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वैल्यूज को पुट करो, और a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस के मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 0। ठीक है, कितना बना? a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और इसी से आप के क्या लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस ए बाय टी, ए नॉट माइनस ए बाय टी। आप अब बहुत लोगों के बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन से करके आना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से करके आना है पेपर में? और पेपर में हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए कि डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पूछते हैं? ऐसे पूछते हैं कि डिराइव, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सीबीएसई वाले? ऐसे पूछते हैं भाई, कहते हैं डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये पूछा गया था सीबीएसई में भैया कि ड्राइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करिए। अब जरा ये क्वेश्चन मुझे पढ़कर बताओ, देखो जरा स्क्रीन पर देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा है कौन से मेथड से करनी है? बोलो, नहीं लिखा ना? अरे जब सीबीएसई तुम्हें लिखकर नहीं दे रहा कि कौन से मेथड से करनी है, तो लगा दो कुछ भी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से कर दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन से कर दो, जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें आसान लगे वहां से कर दो। फाइनल में ये निकल के आना चाहिए कि के बराबर ए नॉट माइनस ए बाई टी। पता लगा निकाल के कुछ और आ रहे हो, सर आप ही ने तो कहा था कुछ भी कराओ अपने मन से। अरे अपने मन से करके आओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। मेथड कोई भी चूज कर लो, रिजल्ट निकाल कर आओ, लेकिन ये ए नॉट माइनस ए बाई टी, अगर ये रिजल्ट नहीं निकाला और मेथड कुछ भी चूज कर लिया तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो मेथड कुछ भी चूज कर लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, रिजल्ट आना चाहिए कि के बराबर ए नॉट माइनस ए बाय टी। ठीक है, चलिए सर, यहां तक तो बात आई हमें समझ में कि इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन डिराइव हुई हमारी जीरो ऑर्डर की। अब क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक और टर्म आ रही है यार, हाफ लाइफ। क्या है? हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। पेपर देते देते निकल जाएगी, है ना? 27 फरवरी को आ रहा है ना केमिस्ट्री का पेपर। हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, आधी जिंदगी पेपर देते देते निकल जाएगी। अभी तुम सीबीएसई के पेपरों से जूझ रहे हो, फिर यूनिवर्सिटी के पेपर आएंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, सेशनल एग्जाम्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, और उसके बाद जॉब की प्रिपरेशन अलग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी यूपीएससी।
तो जिंदगी तो तुम्हारी आधी पेपर देते में ही जानी है। इसी तरह हाफ लाइफ तुम्हारे रिएक्शन का भी होता है। कैसे होता है समझिए सर। एक समझें कि कंपाउंड था या कोई रिएक्टेंट था ए, जो कि प्रोडक्ट बना रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था। सपोज करो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लिया वो 10 ग्राम लिया। कितना लिया? 10 ग्राम। और लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना है? 5 ग्राम। यानी कि कितना रिएक्ट कर गया? आधा रिएक्ट कर गया, एग्जैक्टली 50%। ठीक है, ये जो 50% रिड्यूस हुआ, ये जो रिड्यूस हुआ है 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गया। अभी भी बता रहा हूं, ये लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं लिख देता हूं। लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं कि लेफ्ट ओवर 5 ग्राम है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 ग्राम रिएक्ट हो गया। ऑल दो दोनों बातें यहां तुम्हारे लिए फिलहाल सेम आ रही हैं, क्योंकि अमाउंट 5 ही आएगा, कैसे भी बात कर लो। लेकिन ये दो टर्म्स अलग अलग होती हैं। अमाउंट रिएक्टेड या लेफ्ट ओवर अमाउंट, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लेफ्ट ओवर अमाउंट की बात कर रहा हूं भाई मैं, 5 ग्राम। तो ये 5 ग्राम बचा हुआ है अभी मेरे पास। तो जितने टाइम में ये अपनी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हुआ है ना बेटा, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, जिसको T50% भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? T50%, 50%, यानी कि आधी जिंदगी। और इसी को T1/2 भी पढ़ते हैं, टी हाफ। क्या पढ़ते हैं? टी हाफ, T1/2। फिर से बता रहा हूं, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हैं? हाफ लाइफ, टी हाफ या फिर T50%। अब जरा देखो कि आपके लिए जो K की वैल्यू थी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसकी वैल्यू? K की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो था A0 माइनस ए बाय टी। ये एक एक्सप्रेशन आया था ना डिराइव करके, जरा देखो पीछे। A0 माइनस ए बाय टी, बिल्कुल ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब मैं कहूं कि ये जो मेरा लेफ्ट ओवर अमाउंट है, ये वाला अमाउंट लेफ्ट ओवर अमाउंट है ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट हाफ बचा हुआ है, A0/2 का हाफ। तो इस टाइम पर जो T होगा, दैट T इज इक्वल टू टी हाफ, आधी जिंदगी, रिएक्शन की आधी जिंदगी, हाफ लाइफ। तो A0/2। अब जरा ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो K बराबर कितना बचेगा बेटा? A तो रहेगा A0 माइनस A की जगह क्या लिख सकता हूं? A0/2, A0/2 अपॉन टी हाफ। टी हाफ को इधर ले जाओ, तो टी हाफ इज इक्वल टू, पूरे A0 में से आधा A0 चला गया तो कितना बचा? आधा A0। तो यानी कि A0/2 बचा, और नीचे K भी है तो 2K लिखा जाएगा। तो क्या बना? टी हाफ बराबर A0/2K। ये एक्सप्रेशन है आपके हाफ लाइफ का, यानी कि जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देख लीजिए, A0/2K। और ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्रेशन को नोट करके रखें बिल्कुल 101%, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बिल्कुल बताने वाला हूं। हाफ लाइफ जब आप फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ में आप एक कंपैरिजन करते हैं जीरो ऑर्डर के साथ, और यही कंपैरिजन की जो स्टेटमेंट है वो सवाल पूछा था सीबीएसई ने। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो जीरो ऑर्डर है उसका हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोली, इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल प्रूफ है कि आपने जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पढ़ी A0/2K, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ भी डिराइव करेंगे, और वहां देखेंगे कि क्या उस हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन की टर्म आती है या नहीं आती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको टास्क दिया था ना, कौन सा टास्क दिया था? एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कहां है? यहां है।
तो ये तो घर से कर लेंगे आप। चलो एक क्वेश्चन और दिया था डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने के लिए, तो इसका एक्सप्रेशन जो आंसर है वो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उसको भी देख लेना। नहीं कर पाओगे तो फिर भी मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। सेकंड ऑर्डर का भी आपको दिया हुआ है। चलिए, दिस इज एनफ फॉर दिस लेक्चर। तो मुझे लग रहा है कि अब हमने बहुत पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर तक कवर कर लिया, काफी है। फर्स्ट ऑर्डर से लेकर आगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और अनएरियस थ्योरी तक जितना डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। एग्जाम्स आ रहे हैं, ठंड से बचो मेरे नॉर्थ इंडिया वालों। ठीक, और प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। टेक केयर, गुड बाय।